नमस्कार, मेरा नाम सौम्या सरकार है और आप वेल्थ रिडिफाइंड ब्लॉग देख रहे हैं। वेल्थ रिडिफाइंड ब्लॉग में हम लगातार इसीलिए नहीं आ पाए बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। लॉकडाउन की वजह से जो वीडियोस बनना था वो हम बना नहीं पाए, लेकिन उस टाइम पे काफ़ी क्वेरीज हमारे पास आए। काफ़ी क्वेरीज में एक सबसे बड़ा क्वेरीज जो आए हैं रिगार्डिंग इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल मार्केट, वो है कि क्या हम ग्रेट डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं या नहीं। ग्रेट डिप्रेशन एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था जो यूएस में हुआ था 1929 में। मैं पहले आपको ग्रेट डिप्रेशन के बारे में इन शॉर्ट बताऊंगा, फिर बताऊंगा कि इससे इसका कोई लेना देना है या नहीं है। एक्चुअली 1918 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के खत्म हुआ तब तो जो यूएस में जो सोल्जर्स थे वो वापस जाना स्टार्ट किया और वहाँ पर जो गन्स और फैक्ट्री थे उसको धीरे धीरे कंज्यूमर फैक्ट्रीज में बदलना स्टार्ट हो गया। जब कंज्यूमर फैक्ट्री में बदलना स्टार्ट होगा तो अचानक वहाँ पर प्रोडक्शन में तेजी आया। जब प्रोडक्शन में ये तेजी आना स्टार्ट हुआ तो ऑटोमेटिकली जो सप्लाई है वो बढ़ गया, डिमांड भी बढ़ने लगा और इकोनॉमी तेजी की रफ्तार पकड़ ली। हमेशा एक बड़े वॉर के बाद यही चीज होता है, लेकिन जब धीरे धीरे जब 1927-28 के टाइम आया तो इकोनॉमी में मंदी छाने लगा। मंदी जो आने लगा उसको हम 1929 का द ग्रेट डिप्रेशन कहते हैं। जब भी कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आता है हम पहले उसको हमेशा ग्रेट डिप्रेशन से जुड़ते हैं। जैसे 2001 में जो टेक बबल क्रैश हुआ, 2008 में जो फाइनेंशियल बैंक का क्रैश हुआ, उस सबको हमने हमेशा ग्रेट डिप्रेशन से लगा। इस बार की जो वायरस की आउटब्रेक हुआ है वो भी हमने ग्रेट डिप्रेशन से पूछा कि क्या ये ग्रेट डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं या नहीं है। ग्रेट डिप्रेशन जो आया है वो सबसे बड़ा क्राइसिस था आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन। जो मैनचेस्टर में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था उसके बाद से अभी तक की जो बिगेस्ट फाइनेंशियल क्राइसिस हैपेंड दैट वाज कॉल्ड ग्रेट डिप्रेशन। 1929-30 में जब यूएस में ग्रेट डिप्रेशन आया तो जीडीपी 15% गिर गया। दैट मीन्स पहले हमें जानना चाहिए रिसेशन होता क्या है। रिसेशन ये होता है कि जब आपका जीडीपी नंबर लगातार 2 क्वार्टर नेगेटिव में चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया की जीडीपी नंबर 1% है या 5% है, वट एवर इट इज, बट फॉर 2 कंसिक्यूटिव क्वार्टर इफ द जीडीपी नंबर गोज डाउन टू माइनस देन इट्स कॉल्ड रिसेशन। रिसेशन जब लंबा टाइम पर खींच जाता है देन वी कंसिडर इट एज अ डिप्रेशन। वर्ल्ड वॉर के बाद 1920 में जो यूएस में बूम आया, उस बूम जो है वो 1920 से लेकर 1929 तक चला। इस टाइम पे यूएस स्टॉक मार्केट ने एक मैसिव रन किया है। जो उस टाइम पे मोस्टली जो स्टॉक मार्केट्स थे वो यूएस, यूके और कुछ डेवलप्ड कंट्री, फ्रांस जैसे डेवलप्ड कंट्रीज में थे। बाकी कंट्रीज जैसे इंडिया हो गया, चाइना हो गया, जापान हो गया, वहाँ पर स्टॉक मार्केट नहीं थे ऑलमोस्ट। तो उसीलिए क्या हुआ, वहाँ पर जो स्टॉक मार्केट थे गवर्नमेंट के सपोर्ट की वजह से वो स्टॉक मार्केट लगातार ऊपर की तरफ चले गए। उस टाइम पे एक चीज और भी था जो कि यूएस ने उस टाइम पे नहीं किया था, वो था कोई रेगुलेशन ऑफ स्टॉक मार्केट। जब स्टॉक मार्केट ऊपर की तरफ चलने लगा तो आम आदमी का इंटरेस्ट स्टॉक मार्केट की तरफ धीरे धीरे आने लगा। जैसे ही वो आम आदमी का इंटरेस्ट स्टॉक मार्केट की तरफ आने लगा तो बैंकिंग और ब्रोकर्स जो थे वो आदमी को और उकसाता गया स्टॉक मार्केट में चीजें खरीदने के लिए जब उकसाते गया तो बैंक ने जो इन्वेस्टर्स थे उनको बड़े कम ब्याज में लोन देना स्टार्ट कर दिया। उस टाइम पे यूएस फेड ने भी एक कदम उठाया जिससे उसने अपना जो इंटरेस्ट रेट था वो 6% से घटा के 4% कर दिया। दैट मीन्स मार्केट में लिक्विडिटी का फ्लो हो गया। लिक्विडिटी का फ्लो होते ही इमीडिएटली जो स्टॉक मार्केट है उसमें आम आदमी ने उधार से पैसा लेना स्टार्ट किया और उसको स्टॉक मार्केट पे लगा दिया। इसको हम लिवरेज कहते हैं। जैसे आपने कहीं पर 4% में ब्याज में उठा रहे पैसा और उसको लगा के आप 10% कमा रहे हैं, तो उसका मतलब होता है कि आपने नेट वहां पर 6% कमाते हैं। इसको लिवरेज कहते हैं। लिवरेज का जो प्रॉब्लम था वो पहले किसी के अंदर समझ में नहीं आया। पॉल वर्बर्ग जो फर्स्ट इकोनॉमिस्ट था उन्होंने स्टॉक मार्केट का ये चीज 1929 को 8 मार्च को उन्होंने ये चीज बताया जो स्टॉक मार्केट में स्पेकुलेशन चल रहा है, कभी भी ये गिर सकता है। लेकिन उस टाइम पे बाकी जो समझदार आदमी थे जैसे जॉन एफ कैनेडी का फादर सीनियर कैनेडी, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया आदमी को समझाने के लिए कि जब आपके पड़ोसी और दोस्त आपको स्टॉक मार्केट का इन्वेस्टमेंट के बारे में सजेशन दे रहे हैं तो आपको उस टाइम पे कॉशियस हो जाना चाहिए। दैट मीन्स एवरीबॉडी कैन नॉट मेक मनी इन द स्टॉक मार्केट। उसके बाद क्या हुआ, स्टॉक मार्केट में धीरे धीरे 3 सितंबर 1929 पे डाउ जोन्स पिक कर गया।
22 अक्टूबर 1929 पे पहली बार स्टॉक मार्केट में हमें क्रैश देखने को मिला, जब जो अमीर इन्वेस्टर्स थे और जो ब्रोकर्स थे उन्होंने धीरे धीरे अपना पैसा निकालना स्टार्ट किया। क्योंकि इसका रीजन ये था, जो यूएस का जो आम आदमी का जो ग्रोथ है वो नहीं हो रहा था। दैट मीन्स परचेजिंग पावर बढ़ नहीं रहा था, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ नहीं रहा था, लेकिन स्टॉक मार्केट बढ़ रहा था। तो किसी ने जो स्पेकुलेटर थे उन्होंने धीरे धीरे पैसा निकालना स्टार्ट किया। जैसे ही उन्होंने पैसा निकालना स्टार्ट किया, फास्ट स्टॉक मार्केट पे हमें गिरावट देखी। जो गिरावट आई स्टॉक मार्केट में, उसको इमीडिएटली करीब 5 से 6% गिरावट आई, फिर उसके बाद और गिरावट आई। उस टाइम पे जेपी मॉर्गन चेज से लेके बड़े बड़े जो बैंक्स हैं उन्होंने काफी मिलियंस ऑफ डॉलर स्टॉक मार्केट पे डाला, सो दैट द स्टॉक मार्केट गेट स्टेबल। बट यहां से स्टॉक मार्केट स्टेबल नहीं हो पाया। कुछ 7-8 दिन के बाद ही स्टॉक मार्केट जो है वो दोबारा लुढ़कने स्टार्ट कर दिया, और लुढ़कते लुढ़कते मई 1930 तक यूएस प्रोडक्शन जो है वो मैसिवली फॉल हो गया। मैसिवली फॉल की वजह से पीपल वर अनेबल टू पे द लोन्स। जो लिवरेज ले रहा था, उन्होंने सोचा था कि शेयर बेच के उन्होंने उसका प्रॉफिट करेंगे और बैंक को पे करेंगे, वो नहीं हो पा रहा था, और स्टॉक मार्केट में मैसिव फॉल स्टार्ट हो गया। जो मैसिव फॉल जो है वो 1932 तक चला, और इस फॉल के अंदर ऑलमोस्ट स्टॉक मार्केट की जो वैल्यू था वो 90% के करीब गिर गया। दैट मीन्स दिस इज नॉट ईजी ट्रेड। उसके बाद क्या हुआ, जैसे जो आदमी बैंक से पैसा लिया था स्टॉक मार्केट इन्वेस्ट करने के लिए, उनका पैसा धीरे धीरे कम होते गया, और उनका बैंक ने उनके पास पैसा मांगने आया, जो आप मेरे को जो हमने उधार पे दिए है वो आप हमें वापस कर दो। जैसे उन्होंने बैंक ने मांगने आया पैसे को, किसी के पास स्टॉक सेल करके पैसा देने का हालत नहीं था, तो उन्होंने पैसा वापस नहीं कर पाया। लेकिन जो डिपॉजिटर्स थे, जैसे जो फिक्स डिपॉजिट करते थे या बैंक पे अपना सेविंग्स रखते थे, उन्होंने बैंक के पास गया और उन्होंने बोला हमारा पैसा हमें वापस कर दो। लेकिन बैंक के पास तब दोनों तरह डबल एज शोर्ड तैयार हो गया। डबल एज शोर्ड का मतलब है बैंक ने जिनको लोन दिया था उनसे उनको पैसा वापस नहीं मिला, लेकिन जो डिपॉजिटर्स है वो बैंक से पैसा निकालने चाहते थे। वो दोनों के बीच में डिसबैलेंस हो गया और बैंक फेल होने गया। बाय 1929 से लेकर 1933 तक यूएस में करीब 9000 बैंक फेल हो गया, और इसके वजह से यूएस में ग्रेट डिप्रेशन का जो पोजीशन था वो रिकवर नहीं कर पाया। धीरे धीरे जो कि 3 सितंबर 1929 पे डाउ जोन्स की जो रेट था वो 381 था, 8 जुलाई 1932 में 2 साल के अंदर वो वापस 40 पे आ गया। सो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द फॉल, 90% फॉल है। बाद में जब ये रूजवेल्ट जब यूएस की प्रेसिडेंट बनी, तब उन्होंने केन्स करके एक बहुत बड़ा ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट का हेल्प लिया, और उन्होंने दोबारा आम आदमी के हाथ में पैसा दिया, सो कि डिमांड रिवाइव हो, और धीरे धीरे अमेरिका ग्रेट डिप्रेशन से बाहर आया। लेकिन जब हम फाइनेंस में इसको ग्रेट डिप्रेशन को एनालिसिस करते हैं, तो इसका एनालिसिस ये होता है कि ग्रेट डिप्रेशन हुआ क्यों था। ग्रेट डिप्रेशन होने का जो सबसे 2 बड़ा कारण था वो था अनरेगुलेटेड स्टॉक मार्केट एंड वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। अनरेगुलेटेड स्टॉक मार्केट वजह से जो आज के दिन में सेबी या फेड जो कर रहे हैं वो नहीं कर पाते थे, और उसके वजह से हुआ क्या, जो आदमी ने एक स्पेकुलेटिव जो था और ब्रोकर जो था वो मार्केट में एक्टिव हो गया, और उन्होंने आदमी को गलत स्टॉक खरीदने पे मजबूर कर दिया। उसके साथ आज हम देखते हैं, जब आप बैंक पे कोई डिपॉजिट रखते हैं, जैसे इंडियन केस में हम देखते हैं, जब आपका 5 लाख तक की डिपॉजिट जो है वो सेफ है, लेकिन उस टाइम पे डिपॉजिट के ऊपर कोई इंश्योरेंस नहीं होता था। इंश्योरेंस नहीं होने के वजह से बैंक ने जब डिपॉजिट फेल कर गया तो उन्होंने पैसा देने की स्थिति में नहीं रहा। उसी दैट इज वन ऑफ द रीजन व्हाई पीपल स्टार्टेड पुलिंग आउट द मनी ऑन पैनिक, और ये पैनिक के वजह से जो स्टॉक मार्केट में जो लुढ़क गया और साथ में जो इकोनॉमी को जो नुकसान पहुंचा, ये मंदी हटने के लिए कम से कम अमेरिका को अगले 10 से 12 साल की टाइम लगी। डिमांड जो था वो पूरा के पूरा खत्म हो गया, क्योंकि आदमी के जिसने डिपॉजिट रखा था उनके पास पैसा नहीं था, जिसने स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया था उसका पैसा डूब गया। तो ओवरऑल ऑल दिस थिंग्स मिला के जो डिमांड था वो खत्म हो गया। नाउ इसके आगे हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आते हैं। बहुत सारे जो इन्वेस्टर सब पूछे हैं क्या हम ग्रेट डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं। मेरा सिंपल से जवाब इसका है नहीं। ग्रेट डिप्रेशन इज वन ऑफ द इंसिडेंट इन अ सेंचुरी, और ये सिर्फ सेंचुरी नहीं है, ये प्रोबेबली ह्यूमन फाइनेंशियल इंडस्ट्री का सबसे बड़ा इंसिडेंट है, और हमें नहीं लगता है, उम्मीद नहीं होता है कि ये दोबारा आएंगे। इसीलिए नहीं आएंगे क्योंकि हमारा जो अभी स्टॉक मार्केट है या हमारा जो इकोनॉमी वो काफ़ी रेगुलेटेड है।
हमने उससे सबक ले चुके हैं जो क्या है। हाँ, डेफिनेटली ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पे जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था, आज हम करीब उसके करीब है। ग्रेट डिप्रेशन का टाइम पे जो जीडीपी का जो गिरावट आए थे, हम उसी जीडीपी का गिरावट पे हम देख रहे हैं। लेकिन ग्रेट डिप्रेशन जैसे सिचुएशन आने से पहले गवर्नमेंट उस पर काम करेगा। फर्स्ट थिंग गवर्नमेंट विल डू इज द गवर्नमेंट स्पेंडिंग करेगा। अपना जैसे जैसे स्पेंडिंग बढ़ेगा तो ऑब्वियसली आदमी के अंदर वो कॉन्फिडेंस पैदा होगा, दोबारा इकोनॉमी स्टार्ट होगा और वो दोबारा डिमांड को रिवाइव करेंगे। इसीलिए क्या है, जो हम जब कोई आदमी मेरे से ये पूछता है कि क्या ग्रेट डिप्रेशन आने वाला है, मेरे को उम्मीद नहीं है कि ये ग्रेट डिप्रेशन की तरफ जाएगा। लेकिन ये है कि इस टाइम पे जो भी इन्वेस्टर है, अगर आप बैंक पे डिपॉजिट कर रहे हैं या आपने LIC के पैसा रख रहे हैं या कहीं पर भी, आपको कॉशस होना चाहिए, आपको पैनिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि ग्रेट डिप्रेशन की तरफ हम अभी भी नहीं हैं। रिसेशन की तरफ हम जरूर जाएंगे, क्योंकि ये जो वायरस है इसके वजह से जो दुनिया भर में जो डिमांड में कमी आई है, जो लगातार हम रिसेशन की, क्योंकि 2 क्वार्टर में लगातार जीडीपी आपका नेगेटिव हो जाता है तो आप रिसेशन की तरफ चले जाते हैं। ये होगा क्योंकि लॉकडाउन की वजह से ओवरऑल सिचुएशन खराब हुआ है, काम बंद हुआ है, माइग्रेंट लेबर्स अवेलेबल नहीं है। मोस्ट अफेक्टेड सेक्टर रियल एस्टेट हुआ है, मोस्ट अफेक्टेड सेक्टर आपका एयरलाइंस हुआ है, मोस्ट अफेक्टेड सेक्टर में होटल इंडस्ट्री आ रहे हैं। बट तब भी हम ये बताते हैं जो वी आर नॉट इन अ पोजिशन ऑफ गेट डिप्रेशन। बट डेफिनेटली I can give one thing to every investor is that you need to be cautious and talk to your financial advisor on a regular basis, क्योंकि इस टाइम पे फंड चूज करना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे इंसिडेंट फ्रैंकलिन के साथ हुआ, उस टाइप की इंसिडेंट दोबारा ना हो, या उस टाइप की सिचुएशन दोबारा ना, जैसे क्रेडिट रिस्क हो गया या ऐसे सिचुएशन हो गया जहां पर पैसा देने के बाद वो रिस्की एसेट में पैसा लगाते हैं, उस टाइप की चीज़ों से आपको कॉशियस रहना चाहिए। बट इसके लिए आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है। हमारा इसीलिए आप देखेंगे जैसे ग्रेट डिप्रेशन का सिचुएशन नहीं आए, उसीलिए लगातार हर गवर्नमेंट इकोनॉमी में स्टिमुलस डाल रहे हैं। तो स्टिमुलस डालने से क्या होगा, दोबारा आदमी का हाथ में पैसा आएगा और पैसा आने के बाद वो दोबारा स्पेंड करेंगे। जब स्पेंड करेंगे दोबारा डिमांड आएंगे और इकोनॉमी किक स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपको इस बारे में कोई और जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या हमारा जो ट्विटर हैंडल है या फेसबुक है उस पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक या सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम हर हफ्ते लगातार इस टाइप की वीडियोस लेके आएंगे जहां पर हम इन्वेस्टर्स को बताएंगे कि क्या क्या आगे करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग द वीडियो।